बाजार बोलते हैं इसमें एफआईज डीआईज का डेटा देखेंगे। एफआईज ने एक बार फिर हैट्रिक लगाई है, यानी कि लगातार 3 दिन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो ये अच्छी बात है। और कल भी 2300 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए हैं, 1113 करोड़ की बाइंग डीआईज करके ले गए हैं। तो दोनों की बाइंग मिला के करीब करीब 3400 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी इंडियन मार्केट में हो चुकी है। अब एक बार देख लेते हैं एशियन इंडिसेस का हाल, वहाँ पे किस तरह से रुझान देखने के लिए मिल रहा है और अमेरिकन मार्केट्स की कल किस तरह की क्लोजिंग रही। सब कुछ ग्रीन है। तो डाउ ग्रीन में बंद हुआ, 105 अंक बढ़ के, हालांकि 0.25% ही बढ़ा। परसेंटेज टर्म में इतना आजकल कोई भी इंडेक्स नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर करीब आधा से 1% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। निकाई के लिए यानी कि जापानीज मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा आना है और दूसरा फिर उसके बाद उनकी पॉलिसी आनी है नेक्स्ट वीक, जिसमें कि माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीक होगा जापानीज़ मार्केट के लिए। लेकिन कोस्पी यहाँ पर एक दक्षिण कोरिया के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। करीब 1% आज तेज होता हुआ दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में TTML करीब 12.25% ऊपर है। सुला वाइनयार्ड यहाँ पर करीब 11% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। RTN ग्रुप के RTN इंडिया, RTN पावर दोनों में ही करीब 10% का उछाल और SEPC करीब 7% ऊपर। तो ये अब स्मॉल कैप शेयर्स आपको स्क्रीन पर ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल की जो तेज़ी दिखा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 6% नीचे है, जेन टेक्नोलॉजीज करीब 3%, केफिन टेक करीब 3%, डेटा पैटर्न्स और गार्डन रीच सभी में 2.5 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जो बड़ी खबरें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो अमेरिका और चीन के संदर्भ में चल रही है कि अमेरिका और चीन के जो टॉप ऑफिशियल हैं वो लंदन में मीटिंग कर रहे थे और 4 जून से लेकर जो करीब करीब कल तक उन्होंने मीटिंग की है। और अब ये एक्सटेंड हो रही है नहीं हो रही है इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कल दोनों ही ऑफिशियल्स ने काफ़ी देर तक बात की है। परसों भी इनकी मीटिंग चली थी और काफ़ी देर तक बात रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने परसों भी यही बोला था कि चीन के साथ डील करना इतना आसान नहीं है, वो थोड़े टफ हैं। और ये एक चीज़ है जो कि पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि अमेरिका और चीन की डील ना सिर्फ उन दोनों देशों की डील है, उससे कमोडिटी मार्केट भी प्रभावित होता है, उससे हमारा भारत देश की कमोडिटी से जुड़ी हुई सेक्टर भी प्रभावित होते हैं। रचित भाई क्या लग रहा है ये अमेरिका चीन की जो डील है जिस पर बातचीत हो रही है, दोनों देश ये तो कह रहे हैं कि अभी नियर फ्यूचर में तो शायद डील नहीं होगी, लेकिन हाँ बातचीत होना शुरू हो गई, यही पॉजिटिव है। कैसे देखें इसको कमोडिटी मार्केट के लिए और कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स के लिए, और दूसरा कि हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि अमेरिका में अगर अमेरिका चीन के साथ डील कर लेता है तो मंदी की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं उनकी थोड़ी सी। तो उससे हमने कल देखा भी था कि इंडियन आईटी शेयर बड़े ज़बरदस्त चले थे। अभी क्या लग रहा है आपको सर? सर सबसे पहले तो ना ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से डायलॉग आ रहा है कि चाइना इज टफ नट टू क्रैक, मतलब जो इन्होंने हरकतें करी हैं पिछले पास्ट आप मान लीजिए जब से आए हैं 6 महीनों से, अब इनको चाइना टफ नट लग रहा है। सर चाइना भी इनकी ही लैंग्वेज बोलना चालू कर दिया है। देखिए इसमें एक और चीज है सर, और आई एम श्योर ये न्यूज आपने कवर करी होगी कि एक कोर्ट का जो डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये जिम्मेदार ठहराया था कि वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज भी दिए थे। उसकी हायर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और टू माय सरप्राइज वो भी वहां पे भी ऐसा ही होता है जैसा इंडिया में होता है कि आगे की तारीख दे दी जाती है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल दिया गया कि हाँ आप जरूर ये सब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और आगे अगली सुनवाई जो है आई थिंक एंड ऑफ जुलाई तक खिसका दी गई है। तब तक मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना पूरा का पूरा ये काम कर लेंगे। अब देखिए जिस तरीके की सिचुएशन बनती जा रही है ना सर, यूएस में भी हम देखें एक सिविल वॉर सिचुएशन बनती जा रही है। मतलब सारे न्यूज तो हमारे पास नहीं आ रही है, पर जितनी भी आ रही है कहीं ना कहीं जो अनरेस्ट है यूएस के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो वहां की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी और सारी जो इकोनॉमिक मूवर्स हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है कि अब इनको ये डील क्रैक करना इंपॉर्टेंट हो गया है। और जैसे ही डील क्रैक होती है तो जो आप बात बता रहे हैं, चाहे मेटल हो
चाहे आईटी हो, पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना, उसमें आपको एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट आता हुआ दिखेगा और एक डिसाइसिवनेस, जो कि हम अभी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में भी, कि जो इनडिसाइसिवनेस होती है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाती है। आपका एक पक्का पुख्ता डिसीजन आ जाता है ना, उसके बाद काम करने का डायरेक्शन आपको क्लियरली दिखने लग जाता है, और फिर जो एक बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी के जो क्लाउड्स हैं वो पूरे के पूरे छट जाते हैं, फिर आप एक अच्छा डिसीजन और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आईटी में भी हम देख रहे हैं, आईटी में भी अभी आपको और स्ट्रीम देखने को मिल सकती है, और मेटल तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल कंज्यूमर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एक साथ होकर काम करना चालू कर जाएंगे, तो हम लोग भी एक स्ट्रीमलाइन सिचुएशन में काम करने का पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सर इस समय पर अगर कोई आईटी शेयर लेना चाहता है या कमोडिटी शेयर में ट्रेड करना चाहता है तो कहाँ जाए वो, कंसिडरिंग कि उसको अमेरिका चाइना देखना है अभी? देखिए, अगर अमेरिका चाइना ही देखना है तो आईटी में तो सर अब प्रॉब्लम क्या है ना कि शेयर की बात होती है और आप सामने खड़े होते हैं, तो एक ही बात अरे आती है सर कि मैं मैं कुछ हाँ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा, मैं कुछ नहीं और बोलूंगा आप सर, मैं बोलेंगे क्यों ये बोलूंगा? आदमी कभी भी ना चैलेंज लेने को तैयार ही नहीं होता है। बट सर देखिए, फ्रंट रनर्स जो है ना, उनपे हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है। इन्फीज एंड टीसीस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हमेशा उनपे अच्छा एक वो रखता हूं, मगर हाँ, क्योंकि आप सामने हैं तो मैं थोड़ा सा चांस लेने की कोशिश करता हूं। टेक महिंद्रा भी आप देखें और परसिस्टेंट सिस्टम भी देखें, जिस तरीके से पोजिशन है, आपको इनमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। जहां तक हम बात करते हैं कि कमोडिटी की, तो कमोडिटी में स्टील एक आपको अच्छा कंफर्ट दे रहा है। टाटा स्टील अभी भी इस रनअप के बाद भी एक अच्छा अपसाइड देता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ सर आपने ये भी देखा होगा कि अभी कॉपर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर और वीडीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें हम जरूर बेट कर सकते हैं सही लेवल्स देख के, और उसमें पोजीशन बना के रखें, ये अपसाइड के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ काउंटर जहाँ पर कि फोकस करना चाहिए। वैसे भी जब चाइना की इकोनॉमी ठीक होती है तो आप सबसे ज़्यादा जो पहला रिएक्शन देखते हैं ना, वो कॉपर की प्राइजेस पर ही देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और कॉपर की प्राइजेस बढ़ना मतलब कि आपके पास एक सोल रिफाइंड कंपनी जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, तो वो हिंदुस्तान कॉपर ही रहती है। बाकी आपको मिलेंगे चॉइसेस में हिंडाल्को, वेदांता वगैरह मिलेंगे, लेकिन वो प्योर प्ले नहीं है, पूरी तरह से प्ले हिंदुस्तान कॉपर रहता है। तो उसका बेनिफिट सर उठवा रहे हैं। दूसरा हिंदुस्तान जिंक। रचित भाई पहले आप कुछ बोलना चाहते हो बता दीजिए, मैं आपकी बात को एक तो आज आगे बढ़ा रहा हूँ आप मेरी बात पर ही चलो बोलिए बोलिए सर। क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी तरफ से कोई भी सवाल आता है ना, तो मेरी सिचुएशन बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो जाती है जो ओरल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड है और जनरल नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, कोई भी सवाल किया जा सकता है। अगर जवाब सही लगता है ना, तो मुझे अंदर से ऐसी खुशी मिलती है कि हाँ चलो, कम से कम इस क्वेश्चन के तो मार्क्स पूरे मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी मैं क्या सबकॉन्शियस माइंड में करता रहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो उसकी तैयारी भी मैं करता रहता हूँ। तो इसलिए मन मन मुस्कुरा रहा हूँ कि चलिए, ये क्वेश्चन का तो जवाब सही चला गया। नहीं नहीं सर, मैं कौन होता हूँ सर आपके शेयर्स में इंटरप्ट करने वाला? मैं तो केवल आपसे, देखिए कुछ चीज़ें होती है जो कि मैं पढ़कर आया हूँ, आप कुछ पढ़कर आए हैं, तो अच्छा है कि हम दोनों के बीच में अगर कॉन्वर्सेशन होता है तो उसका बेनिफिट एक इन्वेस्टर को मिले जो हमारी इस वार्तालाप को देख रहे हैं। केवल क्वेश्चनिंग हर किसी से नहीं होती है। तो कुछ लोग मतलब हमें लगता है कि भाई उनको बुरा ना लग जाए, आपके साथ हमें ये रहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक कंफर्ट जोन में हैं तो हम दोनों बातचीत कर सकते हैं। केवल इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं, तो उसका अगर आपको लगता है कि मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूं तो नहीं 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 करूंगा नहीं सर। सर, सर मजा इसी में आता है, मैं आपको बताऊं, मजा इसी में आता है। और आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ आप ही का शो है, मतलब आई गो टू मेनी चैनल्स एंड आई गो टू मेनी प्लेसेस, बट आपके शो में मैं आप मतलब लिटरली जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को इतना क्लोजली मॉनिटर सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वेडनेसडे 10:30 बजे ये मेरा जियो पॉलिटिकल ज्ञान जो है ये मुझे स्प्रेड करने का मौका मिलेगा, तो मैं खुशी खुशी करता हूं। बाकी सब जगह तो यूजुअली हम मार्केट्स, न्यूज, स्टॉक्स की बात करते हैं, जियो पॉलिटिकल की बात हम यही करते हैं। दिस इज समथिंग आई एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि इसमें ना कहीं कहीं एक इंटरेस्ट भी है मेरा, तो अच्छा लगता है डिस्कस करने में। चलिए अभी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर। कुछ है ऐसे जो कि मैंने जब मैं
पूरा शो बनाता हूँ, लिखता हूँ, तो उस समय पर ना पता होता है कि भाई कल गेस्ट ये वाले आने वाले हैं, तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पता लग जाता है कि किससे किस तरह के सवाल पूछने। एक है सवाल आप पर, थोड़ा सा मैं गूगली डालूंगा। एक पहले एक और खबर ले लेता हूं। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट कब होगा, इसको लेकर कुछ कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी इंडिकेशन आ रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में हो जाए, ये एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिस पर काम जारी है। 4 जून से लेकर 10 जून तक उनकी जो टीम थी वो भारत में रही। अमेरिका की एक टीम आई हुई थी। कल उनका आखिरी दिन था। उन्होंने ये जो अपनी मीटिंग थी वो डेफर की थी। उनको शायद सैटरडे या संडे में जाना था, लेकिन मंडे ट्यूसडे वो रुके, 2 दिन और बात की। उसके बाद वो कल इवनिंग में चले गए हैं। अब रचित भाई, भारत का एग्रीमेंट अगर चाइना से पहले हो जाता है तो कौन सी भारतीय कंपनियां आपको लगता है कि यहाँ पर फोकस रखना चाहिए? देखिए, अब एग्रीमेंट जुलाई से पहले होगा। पहले बात हो रही थी कि 6 जुलाई तक ये कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक छोटा एग्रीमेंट करके दिखा दे कि भाई हमारा अमेरिका के साथ केस रिजॉल्व हो गया। 9 तारीख से अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा भी तो हमारे ऊपर नहीं लगेगा। एक तो चीज़ ये है भारत सरकार के ऊपर, और अमेरिका पर भी ये इनफैक्ट ये हैंगओवर है कि 2-4 देशों के साथ तो आप कुछ करो। दूसरा कि अगर सितंबर अक्टूबर तक हमें पूरे ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के साथ कौन कौन किस किस तरह की डील हुई है, तो उससे और क्लैरिटी आएगी। और फिर जो मेन ट्रेड डील है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो जब होगी। तो अभी फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि अमेरिका के साथ हम ट्रेड जो एग्रीमेंट करने की तरफ है, उसमें कौन से सेक्टर या कौन से शेयरों से बचें और कहाँ पर इन्वेस्ट करें? सर देखिए कि अगर यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो जाती है तो इसमें एक बेनिफिटिंग फैक्टर आईटी का तो है ही है। इसके साथ साथ हम देखिए बहुत टाइम से ना एक फार्मा के ऊपर जो गाज गिरी हुई है, बार बार अनाउंसमेंट आता है कि वो फार्मा में रेट बढ़ा देंगे और फार्मा में प्रॉब्लम कर देंगे। अगर फार्मा की तरफ से भी क्लैरिटी आती है तो फार्मा सेक्टर में भी हम एक डिसेंट अपसाइड बनता हुआ देख सकते हैं उनको जैसे ही क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि सर हमारा जो फार्मा एक्सपोर्ट है यूएस को, वो बहुत अच्छी तरीके से है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका वहां पे एक्सपोजर है। तो फार्मा में भी हमको एक देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, जो आपने भारत फोर्ज भी खोला है, और जो और भी हैं आप देख लें, मदरसन सुमी हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, जिनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है उन अमेरिकन कंट्रीज में। तो आपको वहां पे एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे हमारा एक क्लोजर आता जाएगा हम डील के पास पहुंचते जाएंगे, क्योंकि देखिए डील होनी तो है ही, इफ नॉट टुडे देन टुमारो, बट होनी है। अब हमें देखना ये होगा कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम अपनी पोजीशन बनाने लग जाए, जैसे मदरसन सुमी वायरिंग, भारत फोर्ज, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और फार्मा में इफ वी नेम सम तो आप देखें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और नेटको फार्मा, जिनका अच्छा एक्सपोजर है यूएस में, ल्यूपिन। इनमें हम धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि जैसे ही हमको वहां से क्लैरिटी आएगी और एक क्लैरिटी ये आ जाएगी कि हाँ अब ये थ्रू हो गया, अब इतने परसेंटेज टर्म्स में हमको ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, तो हमारे लिए एक सिचुएशन ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ आप देखिए अवंती फीड्स की अगर हम बात करें, अवंती फीड्स में भी आप देखें एक्सपोर्ट्स यूएस मार्केट को बहुत अच्छे से होता है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अगर हम क्लोजली स्टडी करेंगे हमको एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी, और जैसे ही डील क्लोज होगी और एक क्लैरिटी आ जाएगी बिजनेस की, मतलब ये देख लीजिए कि जितना परसेंटेज टर्म्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं टर्म लाइंस पे अगर ये सेटल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सिचुएशन सूदिंग हो जाएगी और हम आगे अच्छा बिजनेस और मूवमेंट करता हुआ देखेंगे इन काउंटर्स। ठीक है। एक रचित भाई, जो मैंने गूगली तैयार की थी, वो हो सकता है आप अच्छे से मतलब गूगली को खेल जाओ और 6 भी मार दें सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गूगली डाल रहा हूँ। गूगली ये है कि मैं अगर पूछूं आपसे कि पावर शेयर खरीदना है, एसी का शेयर खरीदना है या फर्टिलाइज़र का, अब समझ तो गए होंगे गूगली कहाँ से जनरेट हुई है, तो आप क्या खरीदेंगे? सर मैं क्या करूंगा, देखिए पावर तो ऑलरेडी पोजीशन में है ही, अपनी पावर अपने रखा हुआ भी है। इनफैक्ट अभी ये न्यूज भी आई थी, मतलब हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे पावर क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं नहीं चल सर, रहा। केवल मुझे पहले बस मुझे एक लाइन में दिए, फिर डिटेल में तो हम आराम से जाएंगे। सर मैं फर्टिलाइजर ले लूंगा। अच्छा, फर्टिलाइज़र लेके, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि पावर सेक्टर पर एक ऐसा अपडेट है
जो कि थोड़ा पॉजिटिव है। कल हमने देखा पावर शेयरों में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई दी थी, मॉर्निंग में भी आज पावर शेयर अच्छा चल रहे हैं। खबर ये है कि पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट इस साल रहने की उम्मीद है, और जो पिछले साल पीक पावर डिमांड थी वो 250 गीगावाट थी। हर साल एक एक पर्टिकुलर डे पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है या सबसे ज़्यादा पावर की डिमांड होती है, उसको पीक पावर डिमांड डे बोला जाता है। लास्ट ईयर ये 250 गीगावाट वाला था। इस साल में यानी कि अभी तक 9 जून को सबसे ज़्यादा पीक डिमांड रही पावर की, वो थी 241 गीगावाट। अभी मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई अभी वो दिन नहीं आया जिसको कि आप बोले कि पीक पावर डिमांड है, वो आएगा 270 गीगावाट वाला दिन, जिस दिन की सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, जिस दिन सबसे ज़्यादा लोगों के यहाँ एसी चलेंगे, गर्मी होगी, पूरी पावर की डिमांड होगी, वो 270 गीगावाट वाला डे होगा। और ये हो क्यों रहा है? गर्मी तो हर बार मई जून में पड़ती ही है, लेकिन इस बार अभी तक जितने मानसून को लेकर हवा बन रही थी उतनी अभी तक मानसून दिखा नहीं है, और गर्मी बढ़ने से पावर डिमांड बढ़ रही है। एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं पीक पावर डिमांड का कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह से पीक पावर डिमांड रही है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 270 गीगावाट की एक्सपेक्टेशन है। FY25 में 250 गीगावाट रही थी, उससे पिछले साल 243, FY23 में 216 और FY22 में 203। अब आते हैं कोविड वाला समय, FY21, उस समय पर 190 गीगावाट, यानी कि अगर आप कोविड से लेकर अभी तक देखें तो हम 80 गीगावाट कैपेसिटी, मतलब जो डिमांड है वो हमारी पीक पावर डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि हम ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ पावर सेक्टर देख चुका है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ डिमांड। और वहीं अगर हम 10 साल पहले देखें यानी कि FY17 में देखें तो यही डिमांड 160 गीगावाट थी, यानी कि FY17 के मुकाबले FY21 तक तो डिमांड स्लो स्पीड पर बढ़ रही थी, लेकिन FY21 के बाद से स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। और उसी का कारण भी है कि जब पावर की डिमांड ज़्यादा है तो पावर के शेयरों की भी डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए पावर शेयर चल भी रहे हैं। अब रचित भाई, मैं जो सवाल पूछ रहा था, देखिए डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट भी बड़े होंगे, जब भी पावर की डिमांड बढ़ रही है तो एसी शेयर क्यों ना खरीदें। जब गर्मी बढ़ रही है, लोग गर्मी से आहत हैं, तो कहीं ना कहीं एसी शेयरों को खरीदना चाहिए या पावर शेयरों को ही खरीदना चाहिए। अब अगर ये दोनों नहीं खरीद रहे हो, आपने बोला मैं फर्टिलाइज़र के साथ जाऊंगा, यानी कि मॉनसून अच्छा आ रहा है तो इन दोनों की डिमांड कम हो जाएगी और फर्टिलाइज़र की बढ़ जाएगी। अब बताइए, अब क्या खरीदेंगे सर? अभी भी फर्टिलाइज़र के साथ रहेंगे या कुछ और भी लेना है? सर देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। कि अगर हम देखेंगे ना, कुछ दिनों से हम बात भी कर रहे थे कि पावर में मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट पावर लोअर लेवल से, जैसे कि बहुत बार हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं टाटा पावर का। अब सर टाटा पावर को अगर हम देखें 356 360 रुपए के लेवल से इस पर्टिकुलर डिमांड के लिए हमने बाइंग कॉल जनरेट अपनी कर रखी थी, बहुत बार आपकी शो में भी हमने बात करी थी। अब ये ऑलरेडी 414 रुपए 416 रुपए का हाई मार दिया है। हमारा पहला टारगेट 424, फिर 440, और कहीं ना कहीं 440 तक पहुंचते पहुंचते हमें ये दिखेगा कि ये फैक्टर इन हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर पावर की डिमांड थी ना, ये हम फैक्टर इन कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑफ लोज ये अच्छा खासा मूवमेंट हमको करते हुए दिखा चुके हैं। उसके साथ साथ आप एक और चीज देखिए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की जब हम बात करते हैं या एसीज की जब हम बात करते हैं, तो एसीज की बात सर ऑलरेडी द नंबर्स व्हिच हैव कम आउट, मेजॉरिटी सेल्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सिस्टम। अब मैं फर्टिलाइजर की आपको बात क्यों कर रहा था, इसके पीछे थोड़ा सा आपको ये बात बता देता हूं। हम लास्ट मंथ से ये बात कर रहे थे कि जून में इतनी अच्छी बारिश हो जाएगी, और हमने कहीं ना कहीं अनइवन स्प्रेड देखा था। और उसके बाद आप देखें कि जो हम अर्ली मॉनसून की बात कर रहे थे ना, स्पेसिफिकली जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, मॉनसून एकदम से गायब हो गया। बीच में ये बात भी आई थी कि जितनी बारिश होनी है आपके जून के महीने में हो जाएगी, जुलाई और अगस्त थोड़ा सा स्कैटर्ड जाएगा, बट अब उसमें कहीं ना कहीं रिविजन होता हुआ दिख रहा है। और वापस से हम यही देख रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त विल बी गेटिंग गुड रेन्स। अब जब रेन्स की बात होती है, हार्वेस्टिंग की बात होती है, फर्टिलाइजर सेक्टर एक अकेला ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करता हुआ आया है, अभी तक उसमें मूवमेंट नहीं आया। अब कैसे, जैसे अभी मैंने आपको पावर के लिए बोला टाटा पावर, अब मैं फर्टिलाइजर के लिए आपको बोलता हूं चंबल फर्टिलाइजर।
आप देखिए 565 का लो है, 406 का 52 हफ्ते का लो है, बहुत टाइम से यही होवर करता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सर देखिए इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज, इनका हमको एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है लुकिंग एट द ओपन पोजीशन। चंबल फर्टिलाइजर सर ये बैन में चला गया है, इसमें इस किस्म की पोजीशन बन चुकी है ऑलरेडी। अब जिस तरीके से रेंज आएंगी ना, तो जो डिलेड मूवमेंट आपने पावर में देखा था, उसके बाद अब आप मूवमेंट स्विच होते हुए देखेंगे फर्टिलाइजर में। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप स्टैगर्ड मैनर में फर्टिलाइजर में अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि रेंज डिफर हुई है, रेंज डेफिसिट की ओर नहीं जा रही है। तो जैसे ही रेंज आएंगी, हार्वेस्टिंग का आपका डिमांड आता हुआ आपको दिखेगा ना, फर्टिलाइजर सेक्टर इन टाइम टू कम आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। पावर मैं ये नहीं बोल रहा हूं और परफॉर्म नहीं करेगा, बट रिस्क टू रिटर्न रेशियो जो है अब वो कंफर्ट का डायरेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स फर्टिलाइजर इन कंपैरिजन विद पावर। पावर का अपसाइड है, बट वो थोड़ा सा हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, फर्टिलाइजर में अभी तक नहीं किया है, जो आपको आने वाले समय में होता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर, वोल्टास का रीसेंट लो था 1190, अभी चल रहा है 1290 1300 की रेंज में, और उसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगा हुआ है एक 1944। 44 को 52 हफ्ते का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी बहुत दूर है वहाँ से। इसी तरह से मैं कुछ और शेयर भी देख लेता हूँ, ब्लू स्टार वगैरह भी देख लेता हूँ। ब्लू स्टार में भी सर सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही है मुझे। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2417 है, कल की क्लोजिंग 1624। तो सर ऑलमोस्ट मतलब 70% वैल्यू पर चल रहे हैं, कोई 60% वैल्यू पर चल रहा है, 30-40% डिस्काउंट तो मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। आपको ये कैसे लग रहे हैं सर? सर ब्लू स्टार की तरफ अगर हम नजर डालें, तो ब्लू स्टार आप देखिए 1626 रुपए पे चल रहा है। और ये अभी आप अगर टेक्निकल पैटर्न्स पे देखेंगे ना, एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। ब्लू स्टार को मूवमेंट करने के लिए अभी थोड़ा सा और अपसाइड पे ब्रेकआउट देना जरूरी है। 1760 के ऊपर अगर जाएगा ना, तो जो लेवल्स हम देख रहे हैं ऊपर के एक्सट्रीम के 2150 2160 लेवल्स, वो आपको तब देखने को मिलेंगे। अभी ब्लू स्टार पे अगर हम देखें, फॉर द टाइम बीइंग एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन ही चल रहा है। यहाँ पे अपसाइड इस ब्रेकआउट के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आप देखें वोल्टास की अगर हम बात करते हैं, तो वोल्टास अभी 1310 रुपए चल रहा है। और ये डेफिनेटली आपको एक अपसाइड बनाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। जैसे ही आपका एक ब्रेकआउट आएगा 1402 रुपए के ऊपर, उसके बाद आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी देखते हैं, तो 1640 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। पर रचित भाई 1402 तक तो ऐसे ही मूव कर लेगा, 1311 से 1402 ये तो बहुत लंबा हो गया। 90 रुपए में तो लोगों के टारगेट अचीव हो लेते हैं। अब सर देखिए परेशानी क्या है ना, कि मैं थोड़ा सा वो बोलते हैं ना टेस्ट मैच वाला प्लेयर हूँ। मतलब आपने देखा होगा कि आपके भी यूजुअली चैनल पे आके जब भी मैंने कोई कॉल दी है ना, वो लंबा रखना और बड़े रिटर्न्स की यूजुअली देखिए। जैसे हम देख लें बीएससी, एमसीएक्स, भारती एयरटेल। तो सर क्योंकि बाइंग में मैं देखता हूं, आप देखिए हमेशा स्टैगर्ड मैनर में बोलता हूं, आराम से खरीदिए, आराम से बेचिए, और लेवल यूजुअली बड़े होते हैं। तो वो सर उस हिसाब से बड़ा लेवल का ब्रेकआउट, फिर बड़े लेवल के टारगेट। चलिए ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको पावर सेक्टर को प्ले करना है, किस तरह से आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल को, और किस तरह से फर्टिलाइज़र को। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं और इस खबर में ऐड कर देता हूँ, उत्तर पश्चिम भारत में शुक्रवार तक गर्म हवाएं रहेंगी। अभी ये आईएमडी ने बोला, वीकेंड में उन्होंने ये बोला था अभी 2 दिन पहले ही कि इस वीक में पूरा वीक ये बारिश वाला रहेगा और अक्रॉस इंडिया बारिश होगी। अब उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में तो शुक्रवार तक तो गर्म हवाएं रहेंगी, उसके बाद बारिश होगी। दक्षिण भारत में तेज बारिश होगी, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। लेकिन जो पहले का स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया। अब वो जो स्टेटमेंट चेंज हुआ ना, उसी का इम्पैक्ट आया। कल हमने देखा पावर सेक्टर भाग गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर भाग गए। हालांकि इनके पीछे दूसरा एक तर्क ये भी है, जो मेरी एनालिस्ट कम्युनिटी से मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था, कि जो पावर सेक्टर का डेट होता है और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को फ़ायदा होता है, वो इंटरेस्ट रेट कट का दोनों को फ़ायदा मिलता है। पावर कंपनियां बड़े बड़े प्लांट लगाती हैं, बड़ा बड़ा कर्ज लेती हैं, तो उनका जो डेट का जो बर्डन है
उस पर अगर ½ % इंटरेस्ट रेट भी रिलीफ मिल जाता है तो उनकी सीधी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तेज़ी से बढ़ती है। वहीं अगर आप देखोगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्योंकि किश्तों में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एसी, फ्रिज वगैरह, और गर्मी जब पड़ रही होती है और आपको लगता है चलो थोड़ी सी ईएमआई कम हो गई है या इंटरेस्ट रेट कम हो गए, सेंटिमेंटली थोड़ी सी डिमांड बूस्टर यहाँ पर मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा इस वजह से भी इन दोनों सेक्टर्स में हमने देखा कि बज़ बनते हुए दिखाई दिया है। रचित भाई, एक बस इसमें इसी पॉइंट को लेते हुए कि देखिए ईएमआई में तो कितना बेनिफिट मिलेगा, उससे कितनी डिमांड बढ़ेगी, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन कल मेरी एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए एक्सपर्ट से बात हो रही थी। मैं आपको भी मानता हूं, ऐसा नहीं कि आप मतलब रेटिंग में कम है सर, AAA स्टार हैं, लेकिन मैं मैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। आपने जैसे ही सुलझे हुए बोले ना, मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि मतलब सर बहुत मुश्किल से मिलते हैं सुलझे हुए लोग। मतलब मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहता हूं, तो सुलझा हुआ अगर कोई मिले तो सर दैट्स नाइस। तो उनका कहना था कि 3 चीजें जो हमें देखनी है कंजम्पशन स्टोरी के लिए। पहला कि ये इंटरेस्ट रेट जो CRR वाला है ये सितंबर से पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद IT जो इनकम टैक्स के रिफंड होते हैं वो सितंबर अक्टूबर में आने शुरू हो जाते हैं। जो ये जो सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो DA का जो हाइक होता है वो तब से इफेक्टिव हो जाएगा। तो सरकार तैयारी करके बैठी है, इस बार फेस्टिव सीजन सुस्त नहीं रहना चाहिए, यानी कि डिमांड बहुत तेज़ी से क्रिएट करने की तैयारी हो रही है इस फेस्टिव सीज़न में। और फेस्टिव सीज़न में देखिए आपको भी पता है, लोग फ्रीज की डिमांड भले ही गर्मियों में पड़ती हो, AC की डिमांड गर्मी में पड़ती हो, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है बढ़िया जाकर, तो वो जनरली कुछ ना कुछ आइटम खरीद लेते हैं, एक दो। तो एक दो चीज़ तो ये हो गई कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए। दूसरा सर, जो पावर सेक्टर के लिए मैंने पॉइंट बताया आपको कि इतने बड़े बड़े डेट, किसी भी पावर कंपनी को उठा के देख लीजिए आप, 5,000 10,000 करोड़। अब भाई 4 करोड़ 5 करोड़ पर मेगावाट लगाने का खर्चा बैठता है। अगर कोई 1,000 करोड़ का भी प्लांट, 1,000 मेगावाट का भी प्लांट लगाता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5-6 हज़ार करोड़ रुपए बनती है। अब 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का प्लांट किसी कंपनी की जेब में तो पड़े नहीं है 5-6 हज़ार, वो सीधा बैंक के पास जाता है। 500,000 करोड़ रुपए वो अपने डाल लेता है, बाकी तो वो फाइनेंस ही कराता है, और बनने में भी 4 साल लग जाते हैं, तो वो कर्जा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट पे करता रहता है। तो ये जो इंटरेस्ट कट का बेनिफिट है ये सीधा पावर कंपनीज को मिलने वाला है। सर, इस पॉइंट के कंसीडर करते हुए अब दोनों सेक्टर पर क्या राय रहेगी? मैं आपसे प्लस नहीं करवाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़े से सारे फैक्टर डिस्कस करना चाह रहा हूं। सर देखिए, ये आपका जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और सर जब हम ये ब्लू स्टार या वोल्टास की बात कर रहे थे तब मैं ये पॉइंट रखना भी चाह रहा था, बट वो ये होता है ना कि मास्टर साहब के सामने अगर आपका एक सवाल का जवाब गलत हो गया तो ऑलरेडी उसमें तर्क वितर्क नहीं करते। तो सर एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे ना, ये एक रियलिटी बन गई है। मतलब आप पहले क्या होता था सर, हम लोग सीजनल मूवमेंट बहुत ज्यादा देखते थे। अब एक तो चीज और क्या होगी कि पोस्ट रेन्स भी ना, जब तक सर्दी नहीं आएगी आपके घरों में AC चलते ही रहेंगे। तो वो एक जो आप बात कह रहे हैं ना कि फेस्टिव सीजन में डिमांड बूस्ट करने के लिए देखिए ऑफर्स भी हमेशा अच्छे रहते हैं। और यूजुअली एक जो अब एक नई कैटेगरी आ रही है ना, एक स्मार्ट मिडिल क्लास को अगर हम फोकस करें, वो यूजुअली ऑफ सीजन मानते हैं उन सब चीजों को और वहीं पे बाइंग करने की कोशिश मैक्सिमम करते हैं। मतलब सर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। हम लोग जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के कपड़े खरीदने नहीं जाते हैं, हम लोग जब सर्दियां जा रही होती हैं और सेल्स लगने लग जाती हैं तब वहां पे जाके खरीदते हैं अगली सर्दी के लिए, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा होता है। और सर डेफिनेटली पावर कंपनी उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट जब हम मंडे का शो कर रहे थे आपके चैनल पे तब भी ये बात रखी गई थी कि इस पॉलिसी के बाद ना, आप देखें पहले तो गवर्नमेंट ने जो एक ये ब्रैकेट खड़ा कर दिया था अपने बजट में, इसमें दिख गया था हमको कि ये कहीं ना कहीं डिमांड बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये रियलाइज करना कि डिमांड टेपेड हो रही है और उसको बूस्ट करने की जरूरत है, वो आपको बजट के ट्रेंड से ही देखने को मिल गया था। उसके बाद ये पॉलिसी, इस पॉलिसी से जो हमारा पावर है, जो इंफ्रा है, यहां पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उन कॉर्पोरेट्स पे भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा जो अपने कैपेक्स को थोड़ा सा होल्ड करके रखे हुए थे। क्योंकि सर एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका अगर 0.5 बेसिस भी डाउनसाइड में जाता है ना, अगर उसका आप रिपल इफेक्ट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, 2.5 से 6%
आपके मार्जिन्स में वो डिफरेंस देता हुआ दिखता है इन द एंटायर साइकिल। तो अगर उस चीज को भी आप स्टडी करेंगे तो पावर में भी बेनिफिट आपको मिलेगा, इंफ्रा में भी बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ साथ जो हमारे लॉन्ग ओवरड्यू कैपेक्स थे ना बहुत सारी कंपनीज में, उनमें भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। और आपकी ये जो बात है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल फेस्टिव सीजन में आप जो डिमांड देखेंगे, और ये पिछले कुछ सालों से हम देख भी रहे हैं, उसके चलते तब आपको जरूर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल पाएगा जब इनके नंबर्स आना चालू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज ऐड करूंगा सर, इसमें कुछ कुछ एनबीएफसी पे ऐसी हैं जो बहुत एग्रेसिवली फाइनेंस करती बिल्कुल। हैं। क्योंकि देखिए सारे ऐसे नहीं होते हैं, सबके सिबिल स्कोर ऐसे नहीं होते कि 0% में फाइनेंस मिल जाए। कुछ कुछ लोगों को एक परसेंटेज देना पड़ता है फाइनेंस कराने के लिए, एंड रिलेटिवली इट इज इजी। तो एनबीएफसी में भी आपको वो बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, और बिल्कुल। फेस्टिव सीजन में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है रचित भाई, फटाफट से अब 2 मिनट में ये 2 खबरें फिनिश कर लेते हैं। एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये वाली खबर ले लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया, उसमें भारत का भी नाम आ गया और 40 बेसिस पॉइंट हमारी जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट घटा दिए गए हैं 2025 के लिए। 6.3% जीडीपी एस्टीमेट्स किया गया है। एक्सपोर्ट कम रहने का असर उनको दिख रहा है इस साल के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी जो बड़े देशों की जीडीपी के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन रहेगी। ये साल भी भारत के नाम ही रहने वाला है, और FY27 से यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से भारत की ये जीडीपी भी रिकवर हो जाएगी, और FY27-28 में एवरेज जीडीपी 6.6% की ग्रोथ दिखाएगी। अब ऐसे में ये खबर है रचित भाई, ये जो होते हैं कैपिटल गुड्स वाले शेयर, ये जनरली भारत की जीडीपी की ग्रोथ के साथ इन लाइन चलते हैं। काफ़ी अच्छे मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एल&टी, सीमेंस, एबीबी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज में। कोई पर्टिकुलर काउंटर जो आपको अच्छा लगता हो इसमें, और कोई टेक? देखिए सर, टेक तो इसमें यही होगा कि इनफैक्ट ये तो 6.3 की बात कर रहे हैं। मैं जब मल्होत्रा साहब ने 6.5% की बात करी थी ना, मेरे को लगा था ही इज बीइंग टू कंजर्वेटिव। We somehow should be going above 7.25 to 7.5, looking at the condition, looking at the liquidity. मैं समझता हूं कि आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और अभी जब हम पावर की बात कर रहे थे, मैंने सर इंफ्रा की भी आपसे बात करी थी, और जिस तरीके से इंफ्रा मूवमेंट, क्योंकि सर इंफ्रा के लिए बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। एक 15 लाख करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इंफ्यूज करने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो भी आपको देखते हुए दिखेगा। सिंपल है, आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करिए, कैपिटल गुड्स में आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिलने वाला है। और स्टॉक की अगर बात करें, अब मैं क्या करूं सर, आदत से मजबूर हूं, पहले टॉप प्लेयर्स के पास ही जाता हूं। तो देखिए मेरे को अच्छा लग रहा है एल&टी 3683 रुपए में चल रहा है। इसमें आप एक अच्छा अपसाइड देख पाएंगे, और जिस तरीके से अभी इस साल में हम मूवमेंट देखेंगे, और इनके ऑर्डर बुक भी हम इंप्रूव होते हुए देखेंगे, रेवेन्यू फिगर्स भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे, बहुत कंफर्टेबली ये 4200 के लेवल्स पे क्रूज करता हुआ जा सकता है। उसके साथ साथ जो अभी आपने स्क्रीन पे खोल रखा था सीमेंस, ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है, दो ये अपने 52 हफ्ते के बहुत पास पहुंच चुका है। बट मैं समझता हूं आने वाले टाइम में जैसे ही अब 3440 का ब्रेकआउट देगा, मतलब यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और 3440 का जब ब्रेकआउट देगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 3860 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसमें भी अपसाइड आपको बाकी दिख सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बिल्कुल। कमेंट्स के ऊपर भी नजर डालें, कमिंस भी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये अपने 52 हफ्ते के हाई से दूर मेंटेन अभी कर रहा है, इन टाइम टू कम इसको भी ब्रीच करता हुआ दिखेगा। जरूर आपको एक अच्छा अपसाइड इनमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर सर, इसको भी 2 मिनट में ही निपटाना पड़ेगा। 2 मिनट तो हमारे इसी खबर में लग गए। महाराष्ट्र में शराब महंगी हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के शराब वाले सारे शेयर आज ऊपर हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? सर फॉरेन लिकर की बात हो रही थी ना, इसलिए वहां पे आपको एक देखने को मिला है। उसके साथ साथ सर वाइन और बियर जो है ना, इफ आई एम करेक्ट विद माय दिस थिंग, उसको दूर रख दिया गया है। अब सूला विनयार्ड और बियर की प्राइसेस आपने अगर अनचेंज रखी हैं, तो एक आपको डायरेक्शनल स्विच, अब देखिए क्या है ना कि ये टॉपिक ऐसा हो जाता है, बट सर एक डायरेक्शनल स्विच आपको नहीं, देखने को ज्यादा मिल भावुक जाएगा। मत होना, दिल पे मत लेना। आई नो कि आप काफी क्लोजली इसका टॉपिक को देखते हैं और प्रोडक्ट को देखते होंगे। मतलब सर मैं वही कह रहा हूँ, बियर को और वाइन को जो इन्होंने दूर रखा है ना, सूला विनयार्ड और इन सब में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं, वो उसी कारण से देख रहे हैं। और सर जो डाउन साइड पे भी आए हैं ना, मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बता देता हूँ।
इट इज जस्ट अ नीजर रचित भाई, रिएक्शन। मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, उससे थोड़ी सी शायद क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। ये जो आप बोल रहे हैं वो तो है कि लेकिन इसमें ना इंडियन मेड फॉरेन लिकर और जो बाकी लिकर हैं सबके ज़्यादातर दाम बढ़ाए हैं। ऑफ कोर्स बियर और उसको अलग रखा है, लेकिन इसमें ना एक और ऐसी क्लॉज डाली है जिससे कि महाराष्ट्र कंपनियों जैसे जीएम ब्रेवरीज हो गया, आज धुआंधार चला हुआ है शेयर। सुला वाइनयार्ड धुआंधार चला हुआ। जीएम ब्रेवरीज कोई लिकर ही बनाती है, उसका कोई वो नहीं है पॉइंट। आप जीएम ब्रेवरीज का एक बार शेयर देखिए, आज सुला वाइनयार्ड 8.5% ऊपर। जीएम ब्रेवरीज का शेयर देखिए, वो करीब 14% 15% ऊपर आ चुका है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नीचे आ चुका है। अब उसका रीज़न है, केवल ग्रेन आधारित शराब बनाने की भी मंजूरी दी और वो केवल महाराष्ट्र की कंपनियां बना पाएंगी। ये उनको एक एडिशनल बेनिफिट दिया है कि आपकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, आपकी एक्साइज ड्यूटी हमने 3 गुना से लेकर 4.5 गुना तक कर दी। तो अब आपका प्रोडक्ट है भाई, आप एक्साइज ड्यूटी सीधा कस्टमर पे पास ऑन करते हो, तो आपके लिए मार्जिन पर इतना हिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिमांड साइड पर हो सकता है, लेकिन आपको दूसरा चीज़ दे दी कि आप अब इस पर फोकस करो ना, आप ग्रेन आधारित शराब बनाओ और खुद बनाओ। महाराष्ट्र के अलावा कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, जिसका प्लांट है महाराष्ट्र में वो बनाएगी। अब बताओ सर, अब क्या बोलोगे आप? सर देखिए, ये बात, और सर इसका ना सेगमेंटेशन भी अलग कर दिया है, इसको एक अलग रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया गया है। हाँ, जो ग्रेन वाली अल्कोहल्स हैं, उसका डेफिनेटली आपको एक असर देखने को मिल रहा है, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक आप शिफ्ट जरूर देख सकते हैं। बट मेरा कहना सर छोटा सा ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आज करेक्शन आ रहा है, मैं बस वो बोलते हैं ना कि वीकर साइड ऑफ द स्टोरी को भी थोड़ा सा एक हम देख लें। सर ये सिर्फ एक नीजर रिएक्शन है, और क्या इससे हम ये बोले कि इनका कंजम्पशन खत्म हो जाएगा? सर ऐसा नहीं, फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि सर इसमें ना एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत ज्यादा टेस्ट ओरिएंटेड है। मतलब आप, ये जरूर है कि मुझे एक्स, मतलब जो भी कंज्यूमर है उनको एक्स लेकर सस्ते प्राइस पे दे दें, और वो वाई का कंज्यूमर होगा, तो सर वो वाई पे ही स्टिक अराउंड करेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिख सकता है, बट बिकॉज दिस इज सो मच ऑफ चॉइस ओरिएंटेड एंड टेस्ट ओरिएंटेड कंपनीज ना, तो जो डाउन साइड पे आए हैं उनको आप बहुत ज्यादा रूल आउट नहीं कर सकते। और इनमें तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सर एक और चीज क्या होती है ना कि जो इसमें एक आप इसको चैनल चेक मान लीजिए या जो भी बोले, जो नए कंज्यूमर आते हैं ना बिल्कुल। सर इंडस्ट्री के अंदर, वो कंज्यूमर्स जो हैं वो यूजुअली पहले डाइवर्ट हो जाते हैं चीपर अवेलेबल ऑप्शंस पे, फिर वो ग्रेजुअली जब सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद, तो ये जो एक चीपर वेरिएंट का बेनिफिट है, ये इनको फॉर द टाइम बीइंग जरूर देखने को मिलेगा, और थोड़ा और अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकता है। बट देन द चॉइसेस एंड द टेस्ट डोंट चेंज विद द प्राइस इन दिस इंडस्ट्री।